बात विकास की करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टरों की सोच और जन सेवा की दृष्टि भी बिहार की बात के इस मंच पर लाई जाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दृष्टिकुंज हॉस्पिटल के निदेशक, बिहार के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर निम्मी रानी जी का। बहुत स्वागत डॉक्टर निम्मी रानी जी का। बहुत धन्यवाद आपका सर। लाइफ सिटी दृष्टिकुंज नेत्रालय के इस कॉन्क्लेव में बिहार की बात में सबसे पहला सवाल, राजनीतिक सवाल पर तो हम बाद में आएंगे, आपसे क्या राजनीतिक सवाल पूछें, लेकिन मेरी आंखों में चश्मा लगा है और आज भी आप बिना चश्मे की हैं। क्या हम करते हैं, कौन सी गुस्ताखी करते हैं? क्या मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, लैपटॉप सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, जंक फूड सबसे बड़ा दुश्मन हो गया? इतने लंबे अरसों से आंखों का इलाज आप कर रही, आपने क्या महसूस किया? आंखों की देखभाल के लिए हमें क्या करना चाहिए और आंख खराब न हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? पहला सवाल। बहुत ही सटीक सवाल है, रेलेवेंट है। हाँ, इतने दिनों के हमारे अनुभव को जो मैं साझा करूं तो मुझे यही लगता है कि हम विज्ञान के अंधभक्त होकर हमने खुद को भी और अपनी भावी पीढ़ी को भी मायोपिया के एक एपिडेमिक में धकेल दिया है। हमारा जो यंग जनरेशन है, सच मानिए, एक टिकिंग वॉल्केनो पर बैठा है। मोबाइल और लैपटॉप जैसे डिवाइसेस के एक्सेसिव इस्तेमाल के चलते मायोपिया नाम की एक समस्या सारे लोगों की आंखों में हो रही है। और मायोपिया का मतलब सिर्फ माइनस का चश्मा चढ़ना कदापि नहीं होता। मायोपिया का मतलब होता है आंखों का परमानेंट कमज़ोर हो जाना। इनफैक्ट इस बेहतरीन मंच का मैं एक इस्तेमाल भी करना चाहूँगी। हम चाहते हैं, क्योंकि हम एज डॉक्टर्स देख रहे हैं कि मोबाइल के इस्तेमाल से सिर्फ आँखों पर ही दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसका मानसिक अवसाद जो हो रहा है, डिप्रेशन की जो टेंडेंसीज़ हो रही हैं, जो सुइसाइडल टेंडेंसीज़ आज के यंग जनरेशन में दिख रही हैं। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में सुइसाइडल घटनाएं हो रही हैं। इन सब में भी कहीं ना कहीं मोबाइल और उससे जुड़ी हुई सोशल मीडिया का रोल है। इसलिए मैं चाहूँगी कि हम सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई के लिए मोबाइल का इस्तेमाल, इस पे सख्त प्रतिबंध लगे। देखिए, बड़ी बात कर रही है डॉक्टर निम्मी रानी जी की 12वीं तक की पढ़ाई में आप मोबाइल का प्रतिबंध लगाइए। अजीत जी, मुझे यह लगता है कि डॉक्टर निम्मी रानी जी जिस तरीके से बिहार के मामलों को, जब कभी कोई गंभीर घटना घटती है, दुर्घटना होती है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है, मुझे याद है कि जब पटना में डॉक्टर गोपाल खेमका की हत्या होती है, गोपाल खेमका जी की हत्या होती है, आप अगले दिन अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखती हैं कि बिहार की पुलिस तो सिर्फ हेलमेट चेक करती है और बिहार की पुलिस केवल पॉल्यूशन कंट्रोल चेक करती है, आर्म्स लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं। और फिर मुझे याद है कि जब पारस हॉस्पिटल की घटना होती है तो आप बिहार पुलिस को रेस्ट इन पीस कह देती हैं। तो इतनी संवेदनशीलता, क्या आपको लगता है कि माहौल कुछ ऐसा हो गया है जिसमें सरकार को सजग, सतर्क और नीतीश कुमार की जो यूएसपी है, क्योंकि आपकी जो भावना है, आप डॉक्टर हैं, पटना से जुड़ी हुई हैं, बिहार आपको देखता है, समझता है कि संवेदनशील होने की आवश्यकता है? इनफैक्ट हम सबों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ सालों से, जब से मैं पटना में प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपने हॉस्पिटल का संचालन कर रही हूँ, दृष्टिकुंज नेत्रालय का, तो एक बात जो मैंने गौर किया है, प्रशासन, सरकार, इनकी तो जवाबदेही निश्चित बनती है, क्योंकि इन्हें हम चुनकर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन आम जनता की अनुशासनहीनता, उनकी उद्दंडता, जो एक मौलिक, मैं कहूँगी, बिहारियों के चरित्र में शामिल हो गया है, इस पर भी गंभीर आरोप लगा रही हैं आप। इस पर भी हमें सोचना चाहिए। सर, गंभीर आरोप जरूर है, लेकिन अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपनी भावी पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? सर, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ मैं देख रही हूँ उद्दंडता को, अनुशासनहीनता को पौरुष का एक सूचक मान लिया जाए, मर्दानगी का सूचक। वो भौकाल की बड़ी यहाँ प्रशंसा होती है, उसका बड़ा महिमा मंडन होता है। कोई भी एक दिन में रातों रात हत्यारा या बाहुबली नहीं बनता। उस सपोली के फन को ना बचपन में ही कुचलना होता है। वहीं हम बिहारी मात खा जाते हैं। उस समय हम उसके पक्ष में नारे बुलंद करते हैं और अंत में जब वो हत्यारा बन जाता है तब छाती पीटने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, प्रशासन
प्रशासन और पुलिस हर जगह नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन ये कह के मैं उनकी साइड नहीं ले रही या उनका बचाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक पब्लिक होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व उनसे ज़्यादा बड़ा है। पटना में आपको डर लगता है? पटना में जो लास्ट कुछ दिनों से जो घटनाएं चल रही हैं और जैसा हमेशा से होता आया है, बिहार राजनीतिक तौर पे एक बड़ा उथल पुथल वाला प्रदेश रहा है। तो बचपन से हम सुनते आए हैं चुनाव के पहले और चुनाव के कुछ दिन बाद तक बिहार में सरगर्मी जो है ज़ोरों पर रहती है। तो थोड़ा अभी तो डर का माहौल है और हर किसी को थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा संभल के रहने की तो ज़रूरत है। थोड़ा बचकर, थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। अजीत द्विवेदी जी, अगला सवाल लें। इसके पहले दृष्टिकुंज नेत्रालय, इसकी शुरुआत और इसके सफरनामे के बारे में 2 मिनटों में आप अपनी बातें रखें। दृष्टिकुंज नेत्रालय की नींव हमने बड़ी ही विषम परिस्थितियों में रखी थी। वर्ष 2020 कोरोना का काल चल रहा था, सब जगह बिजनेस, व्यापार, अस्पतालों पे ताले लग रहे थे, लेकिन उस वक्त हमारी अंतरात्मा ने हमें झकझोरा। हमारे माता पिता के संस्कार ने हमें याद दिलाया कि हम डॉक्टर्स हैं, समाज के लिए हमारा कुछ बड़ा उत्तरदायित्व है, कंफर्ट जोन में रहने का वक्त नहीं है। उस वक्त हमने अपने घरों से निकलकर हमने दृष्टिकुंज नेत्रालय की नींव रखी। बहुत गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि उस समय से बहुत कड़ी मेहनत के बाद हमने 50,000 से ज़्यादा कैटरैक्ट सर्जरीज़ की हैं, 20,000 से ज़्यादा रेटिना की सक्सेसफुल सर्जरीज़ को अंजाम दिया है और बहुत ही गर्व की अनुभूति के साथ बता सकती हूँ कि आज भी बिहार में दृष्टिकुंज नेत्रालय ही एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहाँ रोबोटिक कैटरैक्ट प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध है। अंत में एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मुखालफतों से निखरती है शख्सियत हमारी, मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करता हूँ। तो बड़ी आलोचनाओं और मुसीबतों का सामना करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि सारी की सारी चुनौतियों का शेरनी की तरह डट कर मुकाबला। क्या बात कही, क्या बात कही, क्या बात कही। अजीत जी, बहुत बढ़िया। आपने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में भी बताया और अपना एक राजनीतिक पक्ष जो आपका है वो आपने रखा। पहला सवाल जो ज्ञानेश्वर जी ने किया था, आपने उसका जवाब बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से दिया है। उसमें एक टेक्निकल सवाल है जो मेडिकल से जुड़ा हुआ, उसी को थोड़ा हम चाहते हैं कि आप उसको विश्लेषित करें, और फिर एक जनरल सा सवाल है, दोनों एक ही साथ हम पूछ देते हैं आपसे। पहला तो यही है कि एक तो आपने कहा कि एक वर्ग है ऐसे नौजवानों का और किशोर बच्चों का जिनको सोशल मीडिया और मोबाइल और लैपटॉप इन सब चीज़ों की वजह से आंखें खराब हो रही, जो जन्म के साथ ही जिन बच्चों में आंखों की खराबी आ जा रही है वो निश्चित रूप से आनुवंशिक होगी या माँ बाप का उनको कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए था जो नहीं ले पाते हैं, इससे होता है। तो उसको प्रिवेंट करने का क्या कोई उपाय है? मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स, आप बाद में चश्मा लग गया, लेजर सर्जरी हो गई, वो तो सारे उपाय हैं, तो एक वो कुछ हो सकता है क्या जिसको आप अगर बताना चाहें? और दूसरा, बिहार से सबसे ज़्यादा लोग, अब ये बात एक बहुत जनरल सा सवाल है, सबसे ज़्यादा लोग शंकर नेत्रालय जाते हैं आंखों का इलाज कराने, जिसके पास पैसे नहीं है कर्ज लेकर के, जमीन बेच करके जाता है। हम लोग क्या ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं कि उस स्तर का कोई अस्पताल बिहार में बन जाए जो आपने जैसा एक शुरू किया कि लोग आए यहाँ इलाज कराने, आंखों का इलाज कराने, शंकर नेत्रालय की तरह, बहुत दूर के नहीं आसपास के राज्यों के भी लोग आए, कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या बिहार में? जी, पहले तो आपका पहला प्रश्न सर, मैं उसका उत्तर देना चाहूँगी। बिल्कुल, आजकल हम लोग देख रहे हैं एक IVF का बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। लोगों की शादियों की उम्र थोड़ा आजकल लोग ज़्यादा अपने प्रोफेशन के चलते देर से शादी करते हैं, IVF की मदद से उनकी संतानें होती हैं। ऐसे बच्चे मैक्सिमम एट रिस्क हैं। इन बच्चों की आँखों में परेशानियाँ और बहुत गंभीर समस्याएं, यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है। ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके जन्म के तुरंत बाद एक रेटिना स्पेशलिस्ट से उनकी आँखों की जांच होनी चाहिए, नहीं तो इतने कष्ट और इतने उम्मीदों से जो बच्चे पैदा होते हैं, हमने देखा है एक परिवार में 4-4 बच्चे हैं और चारों अंधे हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, इसको रेटिनोपैथी ऑफ मैच्योरिटी, प्री मैच्योरिटी बोलते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का उचित जांच होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कई बार हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है शायद इतनी मजबूत नहीं है और उससे भी ज़्यादा महिलाओं के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं है, जिसकी वजह से ऐसी भूल चूक होते रहती है और इसका अंजाम बच्चे को भुगतना पड़ता है। तो ये तो बहुत प्रमुख बिंदु है जिस पर मैं वैसे भी प्रकाश डालना चाह रही थी। आपका सर जो दूसरा सवाल है, जी,
हाँ सर, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है और इसके लिए तो मैं यही चाहूँगी कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो प्रणाली है, हमें अपने भीतर झांक कर देखना होगा। हमें अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर पुरजोर काम करना होगा ताकि हम बिहारियों का दिल और उनका विश्वास जीत सकें। इसी में एक छोटी सी बात बहुत खेद के साथ मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा बिहार के लोगों को और ख़ास तौर पर यहाँ के मंत्रीगण को अपनी मानसिकता में सुधार लाना होगा। हर छोटी बीमारी के लिए बिहार के बाहर जाकर लोग इलाज करते हैं और मीडिया में बात चलती है कि वो गए बाहर इलाज कराने क्योंकि यहाँ पर उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में यहाँ पे जो कर्मठ स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट कार्यरत हैं, उनका मनोबल टूटता है। तो पहले तो जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे समाज के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पहले तो उन्हें हम पर विश्वास करना होगा। इसलिए विश्वास करना होगा क्योंकि हम काबिल हैं, हमने साबित किया है। जब ज़रूरत पड़ी है हमने लोगों को अच्छी रोशनी दी है, अच्छा इलाज किया है। डॉक्टर निम्मी रानी जी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी अपनी आंखों का इलाज बिहार में ही कराना चाहिए, और उस सक्षम वक्त है भी सभी। बिल्कुल सर, और उस वक्त भी बड़ी तकलीफ हुई थी जब पता चला था कि रोबोटिक कैटरैक्ट प्लेटफॉर्म के लिए वो पटना के बाहर गए। तो ये बात अच्छी बात है, जो सक्षम है और वो तो हमारे अभिभावक हैं, उनका जाना उचित है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि ये प्लेटफॉर्म बिहार में उपलब्ध नहीं है। चलिए, तो देखिए ये प्लेटफॉर्म बिहार में उपलब्ध नहीं है। निम्मी रानी जी, आपके सत्र के तुरंत बाद प्रशांत किशोर इस मंच पर होंगे और बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल है। आप एक सफल डॉक्टर हैं और राजनीति में अच्छे लोगों का आना, पढ़े लिखे लोगों का आना, जागरूक लोगों का आना क्या आवश्यक है, या फिर वैसे ही लोग जो पहले से चले आ रहे हैं उनका बने रहना आवश्यक है? क्या पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए तो नया विजन बिहार को मिलेगा, बिहार तरक्की की राह देखेगा? क्या समझती हैं आप? हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, लेकिन जिद ये है कि सूरत बदलनी क्या चाहिए। बात कही है, क्या बात की, जोरदार तालियों से स्वागत किया जी। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही जी। गर जो आग है तो आग जलनी चाहिए। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि अगर आप जीवित हैं तो जीवित दिखिए, जीवित होकर मृत प्राय रहने का कोई औचित्य नहीं है। जितने भी पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी कि उन्हें देश और राज्य की राजनीति में भरपूर दिलचस्पी लेनी चाहिए। उन्हें अपना विरोध दर्ज करना चाहिए, उन्हें अपनी सहमति दिखानी चाहिए और हमारे राज्य के लोगों को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए एक उचित शासक को चुनने में। एक पढ़ा लिखा आदमी जब देश की दशा और दिशा निर्धारित करता है तो भविष्य बहुत ही स्वर्णिम और उज्जवल होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसी में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आज जो लोग सिर्फ एक शालीनता का चोंगा ओढ़कर बैठे हैं कि भाई हम तो राजनीति में नहीं जाएंगे, वो बड़ा गुंडों का और अभद्र लोगों का अखाड़ा बना हुआ है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, दिनकर जी ने भी कहा है कि हमें तटस्थ नहीं रहना है, तटस्थ नहीं रहना है, हमें तटस्थ नहीं रहना है जी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। साहित्य भी पढ़ लेती हैं निम्मी जी जी। जो शिक्षित लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है वो राजनीति में आए, इस राजनीति की कमान को संभालें ताकि हमारी राजनीति, हमारे देश की राजनीति जो है वो जात पात परिवार इन जैसी कुंठाओं से बाहर निकले, बहुत ज़रूरी है। तो आज न कल डॉक्टर निम्मी रानी जी को क्या हम बिहार की राजनीति में भी प्रवेश करते हुए देख सकते हैं? कुछ उम्मीदें हैं? मैं वैसा तो आपने दूसरों को चुनौती दी है, लेकिन आपको भी आगे आना होगा। जी, मैं तो बहुत अभी ही, मैं कोई एक्टिव पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन एक जिम्मेदार सिविलियन होने के नाते हर जो भी घटना घटती है मेरे चारों ओर और बहुत ही संवेदनशील भी हूँ, तो मैं अपना मत बिना खौफ के ज़रूर सारे प्लेटफॉर्म्स पर रखती हूँ और मैं मानती हूँ कि इन्हीं छोटी छोटी प्रयासों से समाज में सुधार और तरक्की होती है। तो बिना खौफ। समरीन जी, अगला सवाल आपका। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे झटपट 2 सवाल करना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो सवाल ये है कि आप एक महिला हैं और महिला की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कितना मुश्किल होता है, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि आप अपने पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करें और प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज करें, कितना मुश्किल होता है ये मैनेज करना? नारी तो शक्ति का दूसरा रूप ही है और ख़ास तौर पे फेमिनिज़म को मैंने कभी भी एक पेज 3 टॉपिक की तरह नहीं देखा है।
फेमिनिज्म को मैंने हमेशा नारी शक्ति के उत्तरदायित्वों का एक एक्सटेंशन वो माना है। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से अगर भाग कर अपने प्रोफेशनल करियर को आप चमकाते हैं तो कहीं ना कहीं आप चूक गए, क्योंकि प्रोफेशनल करियर की जिम्मेदारी तो आपकी है ही, लेकिन अपने परिवार को संभालना भी आपका ही उत्तरदायित्व है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने का प्रयास हर कदम पर करती हूँ। इसके लिए मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों का बहुत सहयोग रहता है और उनकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। एक और छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से हम देखते हैं कि लड़कियों को मेकअप का शौक होता है और होना भी चाहिए, तो आई मेकअप का जो क्रेज़ है वो लड़कियों में बढ़ चढ़कर अब दिख रहा है। तो सीधा सवाल है मेरा आपसे कि क्या काजल लगाने से, क्या आईलाइनर लगाने से आँखों पर भी असर पड़ता है, क्या आँखें खराब होती हैं? नहीं, ये बिल्कुल एक मिथ है। काजल या आईलाइनर लगाने से आँखों के स्वास्थ्य पर डायरेक्ट कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभार किसी ब्रांड की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो काजल या आईलाइनर अप्लाई करने के तुरंत बाद अगर आँखों के आसपास लालिमा आ जाए, सूजन हो, पानी आने लगे, खुजली होने लगे, ऐसी कोई भी समस्या हो, तब उस ब्रांड को डिस्कार्ड करके किसी दूसरे ब्रांड को ट्राई किया जा सकता है, लेकिन एक नेत्र चिकित्सक से परामर्श करने के बाद। तो आखिरी सवाल हम ये लेते हैं कि आंखों की देखभाल के लिए एक सिंपल जरूरी टिप यदि आपको किसी को देना हो तो आप क्या देंगी? और इसी में दूसरा सवाल, क्या कैटरेक्ट सर्जरी आज भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है या अब सब लेजर से आसान हो गया है? एक अगर कोई सिंपल एक बात अगर मुझे कहनी हो आज समाज से, सोसाइटी से, तो मैं कहूँगी कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर ध्यान दें, जिससे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी महामारी जो है उसका बहुत अच्छे से हम ख्याल रखें, क्योंकि इनका डायरेक्ट असर होता है आँखों पर और पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी एक मैं कहूँगी कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो है एक अहम मुद्दा है आज के समय में, जिसके ऊपर काम करना चाहिए और जानकारी फैलानी चाहिए, और एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निम्मी ईरानी जी का। देखिए, अगले सत्र के लिए प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में आपके बीच होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निम्मी ईरानी जी। थैंक यू। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि ज्ञानेश्वर जी निम्मी ईरानी जी का सम्मान करें।